जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, अगर आपका सपना था टॉपर बनने का, तो सपना तोड़िए मत, क्योंकि फ्यूचर फोकस आप ही के लिए लेकर आया है। मात्र 75 दिनों में पूरे सब्जेक्ट को, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीका से और सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर के माध्यम से कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, सब्जेक्टिव फॉर्मेट, पीडीएफ, नोट्स सब प्रोवाइड किया जाएगा। आप एक बार जुड़ने का अवसर प्रदान कीजिए। ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, रैनो बिल्डिंग, रामपुर रोड, रैनो बिल्डिंग, पटना से जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं आप आकर, और ऑनलाइन जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से और यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा कि आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए, 86 034 97 015, इस माध्यम से आप जुड़िए फ्यूचर फोकस क्लासेस से। 75 दिनों में आपके सपना को किया जाएगा साकार, क्योंकि आपने सोचा था कि हमें टॉपर बनना है, बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जिला टॉपर। सपना का तोड़िए मत, क्योंकि हम आपके सपने को कराएंगे पूरा। और इसके लिए ऑफलाइन एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से, और अब की बार टारगेट है 450 पार। अब की बार 450 पार। इसके लिए आप डाउनलोड कीजिए फ्यूचर फोकस के एप्लीकेशन को। पूरे पटना में पहली बार होने जा रहा है फ्री क्रैश कोर्स, और मात्र 75 दिन में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, आज का विषय वस्तु बेहद खास है। वो होने वाला है फिजिक्स चैप्टर 5। अगर आपने फिजिक्स चैप्टर 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए फ्यूचर फोकस के एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाकर देखिए। आज होने वाला है फिजिक्स चैप्टर 5 यानी चुंबक, मैग्नेट। तो सबसे पहले मेरा परम कर्तव्य बनता है कि सर चुंबक के बारे में बताइए, मैग्नेट के बारे में बताइए। क्या मैग्नेट के बारे में जानेंगे हम। मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में जानेंगे। चुंबक क्या होता है? तो देखिए, आपने लोहा का नाम सुना होगा। क्या लोहा का नाम सुना होगा? और लोहा का अयस्क नहीं सुना है तो आपने केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो देखिएगा। केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु, वहां हम पढ़ाए हैं अयस्क और खनिज। देखिए, लोहा का खनिज होता है। लोहा देखिए, धरती के अंदर से जो निकल रहा है खनिज, उस खनिज से कम खर्चे में और आसानी से जो धातु प्राप्त हो गया और हमारे लिए उपयोगी हो, उसे बोलेंगे अयस्क। और लोहा का प्रमुख अयस्क याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये 3 फेमस है बहुत। आप देख रहे हैं मैग्नेटाइट, हमें मतलब है मैग्नेटाइट। ये क्या है? तो ये है मैग्नेटाइट, यानी लोहे के एक काले रंग का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। इसी से हम लोग चुंबक का निर्माण करते हैं। कहता है कि मैग्नेटाइट जो लोहे के काले रंग का अयस्क होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3 और O4 होता है। Fe3O4 होता है। फेरस ऑक्साइड होता है। इसी से हम लोग चुंबक का निर्माण करते हैं। या लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट के अपनी खींचने की एक क्षमता होती है, उसे हम लोग चुंबक बोलेंगे। चुंबक को अपनी ओर खींचने की पावर होती है। इस चुंबक का क्वालिटी है। और चुंबक होता है 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है मानव निर्मित चुंबक। तो आप बताइएगा कि जब पता है वह पदार्थ जिससे होकर लोहे की कण दूसरे लोहे की टुकड़े को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसे प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जिसे हम लोग मानव ने बनाया है। जैसे आप सुनिएगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक और वृत्तीय चुंबक। जैसे कुछ चुंबक को आपने ऐसे देखा होगा, इसको बोलेंगे नाल चुंबक। कुछ चुंबक को ऐसे देखा होगा, छड़ चुंबक। कुछ चुंबक को आपने ऐसे देखा होगा, रेडियो में, स्पीकर में आपने देखा होगा, उसे बोलेंगे गोल चुंबक या वृत्तीय चुंबक। अब आपका टॉपिक बनता है चुंबक का ध्रुव, पोल। देखिए, यह चुंबक हुआ। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एगो नॉर्थ एगो साउथ होता है। पता है चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु
चुंबक के सिरे का निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा हो, जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा हो उसे ध्रुव बोलते हैं। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जो उत्तर दिशा में रहेगा उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण दिशा में रहेगा दक्षिणी ध्रुव। क्या नाम दीजिएगा? उत्तर दिशा में रहेगा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा ना? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, समान ध्रुव के पास आने पर विकर्षण होगा, समान ध्रुव को एक साथ लाने पर विकर्षण होगा और असमान ध्रुव एक साथ सटेंगे, असमान ध्रुव एक साथ सटेंगे तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब दो समान चुंबक का ध्रुव सटाएंगे तो भागेगा और दो को असमान सटाएंगे तो सटेगा। जैसे नॉर्थ सटाएंगे तो विकर्षण, साउथ सटाएंगे तो विकर्षण, तो वे नॉर्थ साउथ सटा देंगे तो क्या होगा? तो सर आकर्षण। आकर्षण मतलब खींचना, विकर्षण मतलब हटना। रिपल्शन अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब समझते हैं चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? क्या इसे बताना पड़ेगा? कहिएगा नहीं सर, जो पदार्थ किसी लोहा से बने वस्तु को खींच लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। यानी जिसे चुंबक अपनी ओर खींच ले चुंबकीय पदार्थ, और जिसे चुंबक अपनी ओर ना खींचे उसे अचुंबकीय पदार्थ। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव को देखा जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ चुंबकीय पदार्थ काट कर आप यहाँ लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पहले समझ, चुंबकीय पदार्थ हम लोग समझ गए कि अगर चुंबक अपनी ओर खींचेगा वह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट खींच लेगा। अच्छा, टीन। अगर अचुंबकीय पदार्थ लकड़ी, टेबल, डेस्क, प्लास्टिक, ये सब अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कहिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा चुंबक हो गया, ठीक, और यहाँ पर लोहा के कोण रखे और चुंबक अपनी ओर खींच लिए तो हम बोलेंगे चुंबक का क्षेत्र वहां तक है। यहाँ रखे तो चुंबक अपनी ओर नहीं खींच पाया तो कहते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक रखी वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग चुंबक का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसके क्वालिटी पर भी निर्भर करता है और उसके साइज पर भी निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जैसे मान लीजिए कि आपने चुंबक को देखा होगा ऐसे ऐसे निकलते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना पास रहेगी उतना ही ज्यादा बल रहेगा। कहता है कि नजदीक क्षेत्र में घनी होती है, जितना पास रहेगा उतना घनघोर रहेगा, एक दूसरे को नहीं काटती है। और जिस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा एक दूसरे को ज्यादा नजदीक हो वहाँ चुंबकीय पाउंड अधिक होता है और ध्रुवों के पास चुंबकीय पाउंड अधिक होता है। ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा अधिक होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अच्छा, ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि चुंबक का नॉर्थ साउथ साउथ, तो ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकल कर, मान लीजिए कि चुंबकीय जो क्षेत्र निकल रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा निकल रही है यह कैसे आएगी? कहिएगा सर उत्तरी से दक्षिणी की ओर आती है, उत्तरी से दक्षिणी की ओर आती है। और अंदर किसे आती है? तो कहिएगा सर दक्षिण से नॉर्थ की ओर आती है, साउथ से नॉर्थ। बाहर किसे जाएगी? हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अंदर बोलिएगा सर साउथ से नॉर्थ, याद रहेगा ना? देखिएगा, आप सुने होइएगा कंपास सुई, कंपास सुई बताता है डायरेक्शन। देखिएगा चुंबक को कैसा घुमा दीजिए, कितना नचा दीजिए और जब रुकेगा ना तो नॉर्थ से साउथ में रुकेगा। इससे हमें दो डायरेक्शन में पता चल गया तो दो हम लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे। चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ बताइए, जो चुंबक जिसे चुंबक नहीं खींचेगी अचुंबकीय और जिसे चुंबक खींचेगी चुंबकीय। ठीक है, प्रणालिका क्या है? तो कहिएगा जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर किसी चालक पदार्थ को लपेटा जाता है तो इस प्रकार के बने नली को नाम देते हैं परिनालिका। क्या नाम देंगे? कहिए सर परिनालिका। क्या नाम देंगे? परिनालिका।
जब किसी अचालक के ऊपर किसी चालक पदार्थ के कुंडली को लपेट देते हैं तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। अब ये आएगा क्रूड, मतलब अचालक पदार्थ, जिस अचालक पदार्थ, यहाँ क्रूड है, क्रूड क्या है तो कहेगा प्रणालिका जिस पदार्थ पर लपेटी रहती है, प्रणालिका जिस पदार्थ पर लपेटी रहती है, तो प्रणालिका कहाँ लपेटी है तो कहिएगा सर अचालक, इसे हम लोग क्रूड बोलते हैं, इसे हम लोग क्रूड बोलते हैं, इसे हम लोग क्रूड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है कि विद्युत चुंबक को, अब ये खूब आता है कि विद्युत चुंबक को नरम लोहे से, विद्युत चुंबक को, विद्युत चुंबक को, विद्युत चुंबक को हम लोग नरम लोहे से बनाते हैं, नरम लोहे से बनाते हैं, विद्युत चुंबक को हम लोग नरम लोहे से बनाते हैं। क्यों, इसका जवाब सुनिएगा, इसका जवाब लिखा गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या VBI आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। अब समझिए विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, और चुंबक तो समझ रहे खींचने का क्षमता। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षमता, चुंबकीय पावर उस समय तक बना रहता है जब तक हम लोग करंट का प्रवाह दें। जब प्रवाह हटाएंगे तब विद्युत चुंबक का चुंबकीयशीलता खत्म हो जाएगी। तो हम लोग नरम लोहा का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि नरम लोहा को आसानी से हम लोग हीट देकर, करंट देकर उसे आसानी से हम लोग उसे विद्युत चुंबक में बदल देते हैं। यहाँ लिखा है कि नरम लोहे को आसानी से चुंबकत्व और अचुंबकत्व में बदला जा सकता है, यानी चुंबकीय और अचुंबकीय में बदला जा सकता है। जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित होती है जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, और जैसे ही धारा खत्म की जाती है तो अपना मूल अवस्था में आ जाता है, यानी चुंबकीय पावर खो देता है। याद रखिएगा नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसे आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। चुंबकीय धारा के कारण बने चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो बोलता है चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या, तो कहता है प्रणालिका पर, विद्युत धारा पर, क्रूड पर, ठीक है। अब आता है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखना है, तो आप बोलिएगा कि विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, अस्थायी चुंबक ये होता है परमानेंट होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। इसका चुंबकीय बल या बल अधिक लगा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जितना पावर देंगे, जितना हम लोग हीट देंगे, करंट देंगे, उतना पावर बढ़ेगा। इसका पावर फिक्स रहता है, इसका पावर नियत रहता है, इसका पावर नियत रहता है। इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, इसका आकर्षण बल प्रबल, इसका कमजोर होता है, यानी फिक्स होता है, नियत होता है। इसमें चुंबकीय शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, और इसमें शक्ति निश्चित होती है। इसमें जितना फेरा लपटेंगे प्रणालिका वाला, उतना ही पावर बढ़ेगा। इसका पावर फिक्स होता है, इसका पावर निश्चित होता है, निश्चित मतलब नियत होता है। तो तीन को अंतर हो जाएगा ना, हो जाएगा जी सर। यह अस्थायी है, अस्थायी, इसमें पावर अधिक, इसमें पावर कम, इसमें फेरों की संख्या अधिक, बल बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, इसमें संख्या फिक्स रहती है। अब आगे आता है विद्युत जनित, आगे आता है विद्युत जनित। विद्युत जनित को जनरेटर बोलते हैं। विद्युत जनित को हम लोग डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो। इसी को हम लोग जेनरेटर बोलते हैं, इसी को हम लोग जेनरेटर बोलते हैं, इसी को हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव में आएगा या आता है बार बार कि जनरेटर का, तो बोलिएगा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, कई सारे यांत्रिक को विद्युत में बदल लेगा, उसे जनरेटर बोलते हैं। आप कहेंगे सही, कैसे? जनरेटर स्टार्ट करते हैं, धक 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 करता है ना, तो अपना एनर्जी दिए, जो सामान हिल डुल करता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है, या जो दूसरे के बल द्वारा चलता है, हम लोग हीट पहले चलाते हैं ना, यांत्रिक ऊर्जा दिए तो वह जल एथी लेकर, पेट्रोल लेकर, डीजल लेकर वहाँ से करंट पैदा किया, करंट के माध्यम से करंट आ गया, यानी बल्ब पंखा जल गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
और आपके पीछे ही पढ़ा दिए थे, यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप जाके वहाँ देखिएगा। दृष्टिकरण क्या है? कहता है कि जब एसी धारा को डीसी में बदला जाता है। दृष्टिकरण क्या है? रेक्टिफायर। दृष्टिकरण 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 क्या है? तो कहिएगा जब एसी को डीसी में बदला जाता है, इसके घटना को दृष्टिकरण कहते हैं। इसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर एक पदार्थ है जो एसी धारा को डीसी में बदल देता है, जो एसी धारा को डीसी में बदल देता है। और जो डीसी धारा को एसी में बदल दे, जो डीसी धारा को एसी में बदल दे, उसे बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? इन्वर्टर बोलिएगा। एसी को डीसी में बदलेगा तो दृष्टिकरण। रेक्टिफायर याद रखिएगा, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलेगा, उसे बोलेगा इन्वर्टर। प्रतिवर्ती धारा, दीप्त धारा आपको तो पढ़ा दिए थे पीछे, फिजिक्स चैप्टर 4। फिजिक्स चैप्टर आप 4 खोलिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कि सर करेंट, विद्युत धारा। वहाँ पढ़ा दिए थे दीप्त धारा, या इसका मान बदलते रहता है, इसका मान, इसका दिशा और समय पर निश्चित करता है, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दीप्त धारा पर डीसी को, यह आसान होता है, थोड़ा सा एसी में बदलने के लिए काफी कठिनाई होती है, इसे आसानी से डीसी में बदल सकते हैं। एसी को डीसी में बदल सकते हैं आसानी से रेक्टिफायर के माध्यम से। एसी की अपेक्षा कम घातक होता है या डीसी अपेक्षाकृत घातक है। बोले थे 4 चैप्टर में, एसी भी करंट मारता है, डीसी मारता है। एसी जो एक ही एसी जो होता है ना, बहुदिशीय होता है, कोई भी दिशा में बहता है। और जो डीसी होता है एक दिशीय होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है रुक रुक के आएगा, तो करंट आया रुका, आया रुका, उस बीच में करंट आपको मार दिया तो मारा छोड़ा तो पटकता है। जब लाइन मारता है ना आपको तो झटका देता होगा, जिनको मारा है उनको मालूम है, पटक देता है, यानी झटका मारता है। और डीसी मारा नहीं होगा, जिसको मारा होगा ना वो जानता होगा। डीसी सटैले रह जाता है, सटलता वैले, मतलब जो मार के पटक देगा वो क्या होगा? एसी। और जो मार के सटैले रहेगा वो होगा डीसी। मेन लाइन पावर क्या है? तो मेन लाइन पावर मतलब घरों में जो उपकरण होता है उसमें दो आता है तार। एगो आता है मेन लाइन और एगो आता है न्यूट्रल लाइन। एगो मेन लाइन होता है, एगो न्यूट्रल लाइन होता है। अब देखिए मेन लाइन क्या होता है? मेन लाइन का रंग कैसा होता है? मेन लाइन का रंग अधिकांशतः बोलिएगा लाल होता है, और वहाँ कभी कभी पीला का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अधिकांशतः लाल होता है। मेन लाइन बोलता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट, क्या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्ट के संक्षेप में इसे 220 लिख देते हैं। और 50 हर्ट्ज याद रखिएगा। भारत में आवृत्ति कितना हर्ट्ज होती है? याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। ऑब्जेक्टिव का भी यही सवाल है, ठीक है। अमेरिका में या विदेशों में 60 हर्ट्ज। देखिए अभी आपके लिए यही याद रखिएगा, ये वाला 50 हर्ट्ज, भारत में 50 हर्ट्ज। उसे मेन लाइन कहते हैं। मेन में दो तार होता है, एक से 5 एम्पियर धारा निकलती है और दूसरे से 15 एम्पियर की धारा होती है। पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण। जैसे 5 एम्पियर का जो होता है ना, घरों के लिए होता है, बल्ब, पंखा, टेलीविजन, हीटर के लिए उपयोग करते हैं। एक होता है घरेलू लाइन, जो 5 एम्पियर तक की धारा को घरेलू लाइन में कहते हैं। जब 5 एम्पियर तक की धारा आएगी तो घरेलू लाइन, अब 5 इससे ज़्यादा यानी 15 एम्पियर तक आएगी उसे बोलेंगे मेन लाइन का दूसरा पावर, ठीक है। और बल्ब, पंखा, हीटर, टेलीविजन चलाते हैं हम लोग। अब आता है आपका पावर लाइन। एक होता है मेन लाइन, एक होता है पावर लाइन। कभी कभी घरेलू परिपथ में 15 एम्पियर तक की धारा आवश्यकता से अधिक आ जाता है, इस लाइन को हम पावर लाइन कहते हैं। हीटर, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर इत्यादि को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब आता है घरेलू परिपथ का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने पिछले चैप्टर यानी 4 में पढ़ा दिया था घरेलू परिपथ में वायरिंग कैसे किया जाता है। तो सीरीज में पैरेलल में आप बोलेगा सर पैरेलल में किया जाता है, क्यों? जब करंट आएगा तो फैल जाएगा तो मेरा सामान बच जाएगा। कहता है घरेलू परिपथ में मुख्यतः 3 प्रकार के तारों का उपयोग करते हैं, जो काला, लाल और हरा होता है। काला, लाल, हरा, कभी कभी काला के जगह पर पीला भी आया था। इसे समांतर क्रम में बोलिए, पहले ही बताए थे ना, आ गया ना, बोलिए आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कहिए सर आ गया।
आप मैथ का वीडियो नहीं देख रहे हैं, वहाँ देखिए मैथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ को हम यहाँ समानांतर क्रम में जोड़ दिए और इस यहीं पर फ्यूज लगा होता है, जब अधिक करंट आएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, स्विच, ठीक है। अब देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हमसे जुड़िए, ऑफलाइन अगर पटना में आना चाहते हैं, आए हैं, एक बार पढ़िए फ्यूचर फोकस क्लासेस से, रामपुर रोड बाजार समिति, कांटेक्ट कीजिए आप, ठीक है। दूसरा चीज, आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं घर से, कोई बात नहीं, देखिए साइंस में जो दिक्कत हो रहा है बोलिए, हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। क्यों थ्योरी पढ़ा रहे हैं? अब लेके आएंगे हम ऑब्जेक्टिव। जब थ्योरी आप समझे रहिएगा ना, कुछ कुछ भूल भी जाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव जब लेके आएंगे 50 सवाल का ऑब्जेक्टिव लाइन ना 30, 35, 40 पहले ही बन जाएगा आपसे। क्यों? आपने थ्योरी पढ़ा है, हमने इतना दोबारा मेहनत करा है, क्यों? ताकि थ्योरी आपको समझा दें। मैथ में वही पूरे फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, पूरे होल फाउंडेशन, और वन शॉट वीडियो, सबसे खास बड़ी बात है वन शॉट वीडियो। इतना मेहनत कर आपके लिए, आप देखिए, जुड़िए, जो डाउट है पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।